आप जानते हैं कि आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूलिंग होती है, तब कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कहलाता है। तो मैं ये बहुत ही रसूख से और बहुत ही एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कह सकता हूँ कि ये जनजातीय समाज है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है। एक बारीक सफर के ये ट्राइब हैं, इनकी सारी जो पहचान है एक ट्राइब के तौर पे एकदम एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब नहीं, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आर्टिकल 342 के तहत इनका नाम दर्ज नहीं है। हाँ, तो वो एक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भी कभी तो जंगल काट के, बहुत समय पे जंगल काट के समतल करके कुछ दिन रह के आगे चले जाते थे और उड़ाव बस्तियां बस जाती थी। तो ये फर्स्ट सेटलर हैं, भूंयार। भूंयार के माने भी हो गया कि पहला प्रथम बाशिंदा, ये इस तरह का हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। तो भूंयार से इनका कोई मतलब नहीं है। भूंयार बिहार की संस्कृति का हिस्सा है, यहाँ इससे कोई दूर दूर से लेना देना नहीं। जैसे कोई भी समाज जो, और ये हिंदू भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं, इनकी जो संस्कृति है वो हिंदुआइज नहीं है। हिंदुत्व का बहुत कम प्रभाव हुआ है, जबकि गुमला जिले में बहुत सारा काम हिंदू फोर्सेस करते हैं। लेकिन आप देखिएगा तो मैंने, इनका मसना है, मसना जब आप समझ, मसना इनका है, और जहाँ मसना है इसके मानिए बरियल जो करते हैं, ये गाड़ते हैं मृतकों को। इनके यहाँ कहीं जलाने की परंपरा। असल में हुआ क्या है कि जो भूंयार है, बेसिकली भूंयार है, इन्होंने बाद में अपने नाम के साथ मुंडा भी जोड़ दिया कि यहाँ पे तो मुंडा मन है ना, जनजातीय पहचान के नाम पे मुंडा है, और बहुत सारे इनके जो फीचर्स हैं उन लोगों से भी मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों जो जोड़ने से समस्या हो गई। ये बेसिकली भूंयार है, और ये भूंयार है, और ये भूंयार के तौर पे अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये ना शेड्यूल ट्राइब है, ना शेड्यूल कास्ट है, और शायद क्या मुझे पता है कि ओबीसी लिस्ट में भी नहीं है। भूंयार वहाँ पे है, भूंयार नहीं है। तो बहुत आयरनिकल है कि अगर ये कोई शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नहीं हो, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं हो, ओबीसी की लिस्ट में नहीं हो, तो ऑब्वियस है कि वो जनरल कास्ट है, स्वर्ण जातियों की लिस्ट में। तो ये उनके साथ मतलब ये बहुत बड़ा बड़ी त्रासदी है इनके साथ, बहुत बड़ा अन्याय है इनके साथ। और हम लोग सीधे जुड़ेंगे सर से। सर पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो ये कितने दिन के आप लोग रिसर्च करने के लिए पहुंचे हुए? हम लोग यहाँ 2 हफ्ते के लिए आए हुए हैं। अच्छा, 2 और मैं SM अब्बास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो पहले रांची कॉलेज था, अब वो एक यूनिवर्सिटी बन गया है और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहलाता है। उसका नाम भी बदल गया है, अभी सरकार ने उसको वीर शहीद बुद्धू भगत के नाम पे नया नाम रखा है, जिसका मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। और मैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मेरे साथ PG के 22 बच्चे आए हैं और UG के 48 बच्चे आए हैं मेरे डिपार्टमेंट के। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पाट का इलाका है, इसमें बहुत सी जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, और जो प्रिमिटिव, जिनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहते थे, वो भी हैं। जैसे असुर हैं, बिरजिया हैं, किसान हैं, और भूंयार समाज के भी लोग हैं। तो लगातार हम लोग इन चारों समाज के, इन चारों समुदायों के बीच जा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं जनजातीय समाज का, संस्कृति का। हम उनको शेड्यूल हमने दिया हुआ है, वो शेड्यूल के माध्यम से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन विधि जो सतत चलती रहती है, वो अवलोकन पे भी उनको ट्रेन कर रहे हैं कि क्या देखना है और किस तरह देखने के बाद उन चीज़ों को सूचीबद्ध करना है, रिकॉर्ड करना है। वो प्रक्रिया है। इंटरव्यू भी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, PG के बच्चे हैं। एक ग्रुप PG का यहाँ आया हुआ है 10 का, और 12 बच्चे हमारे किसान लोगों के बीच गए। और यहाँ पे एक और पद्धति है ग्रुप इंटरव्यू की, तो वो इनको दिया हुआ, ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे 3 ग्रुप महिलाओं के बीच में हमारे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, महिलाओं का 2 ग्रुप बना हुआ है। एक लोगों का जो यहाँ के मर्द लोग हैं उनके बीच में एक ग्रुप बैठा हुआ है। तो ग्रुप इंटरव्यू से वो जानकारी ले रहे हैं। हमारा मकसद है ये जानना कि हम बेसिकली 2 तरह का काम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले। हम तो क्लासरूम में स्टडी करते ही हैं, क्लासरूम में स्टडी के बाद साथ साथ जो कहते हैं ना कि फ्रॉम क्लासरूम टू इंडस्ट्री, तो हमारे लिए क्लासरूम टू पीपुल्स डोमेन, वहाँ तक जाना है। क्लासरूम के बाद हम लोगों के बीच जाते हैं और लगातार ये जो डेटा मिलता रहता है उससे
अपने रीडिंग मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को भी अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, और बाहर के भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि जनजातीय समाज से या जो दूसरे समाज हैं उनसे कैसे जुड़ें, उनकी जानकारियाँ लें, और एंथ्रोपोलॉजी के जो रीडिंग मटेरियल है या दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें, उसके बारे में जान सकें, पढ़ सकें। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ ये है कि हम किसान में हमारे स्टूडेंट्स गए, तो किसान तो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में हैं, नगेसिया किसान, तो उसमें भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो उसका मकसद ये हुआ कि अभी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, अपडेट करना। और दूसरा जो असुर लोगों के बीच में भी हैं, बिरजिया लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब इनका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हो गया है, PVTG हो गया है। पहले इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स तो देखा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स में आते हैं ये, किसमें आते हैं? हाँ, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में तो है, लेकिन उनके पास उनकी अपनी भाषा भी रही है। असुरों की भाषा असुरी रही है, और उनकी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की जो भाषा है वो उनकी एक पहचान है। लेकिन किसानों के पास उनकी भाषा नहीं है। अभी हम लोग खासतौर पे हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज पे है, तो वो भी सादरी बोलते हैं। और दूसरा जो समाज जो बिरहोर है, जो संघर्ष कर रहे हैं, बिरहोर तो प्रिमिटिव ट्राइबल, हम लोग भुइंयर मुंडा की बात कर रहे हैं, भुइंयरों की। बेसिकली ये भुइंयर लोग हैं जिन्होंने बाद में भुइंयर मुंडा लिखना शुरू कर दिया। पिछले 30 वर्ष से ये भुइंयर अपने को भुइंयर मुंडा भी कह रहे हैं। और एक सोच ये है कि 92 का जो सर्वे हुआ था, उस समय इनको लगा कि हमारी पहचान भुइंयर के तौर पे अधूरी हो रही है, तो भुइंयर मुंडा लगाएं, क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं और हम शेड्यूल नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूलिंग होती है, तब कोई भी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कहलाता है। तो मैं ये बहुत ही रसूख से और बहुत ही एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कह सकता हूँ कि ये जनजातीय समाज है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है। एक बारीक सफर के ये ट्राइब हैं, इनकी सारी जो पहचान है एक ट्राइब के तौर पे एकदम एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब नहीं, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आर्टिकल 342 के तहत इनका नाम दर्ज नहीं है। हाँ, तो वो एक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में TRI ने भी मुझे एक ज़माने में काम दिया था कि आप देखिए, तो हमने तो लिखा था कि इनके जो भी ट्रेड्स हैं वो ट्राइबल ग्रुप से मिलते हुए ट्रेड्स हैं। अगर हमने देखा टोटेम जो गोत्र जो होते हैं, टाइटल जैसे नाम, जी टोटेम की बात करें तो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए या ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए तो कहते हैं विशिष्ट संस्कृति। तो इनके पास अपनी संस्कृति है, अपने एक भूभाग में, कहते हैं कि विशिष्ट संस्कृति, निश्चित भूभाग में निवास करना, तो ये दोनों चीज़ें इनसे मिल रही हैं। भूभाग में जैसे लातेहार में है, गुमला में है, गढ़वा में है, इसी इलाके में, और कुछ लोग सिमडेगा में हैं। तो एक पहचान इनकी क्षेत्र से जो हुई इन डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। दूसरा विशिष्ट संस्कृति में जो पहला ध्यान जिस पे आप भी बात कर रहे थे कि गोत्र कैसे हैं। गोत्र तो हर जगह है, भारतीय संस्कृति में गोत्र का अहम स्थान है, लेकिन ये गोत्र टोटमवादी गोत्र है, टोटमिस्टिक क्लैन है। यानी टोटम इस तरह का है जो जीव निर्जीव दोनों से इनके रिलेट करते हैं। इनकी पहचान है कि इनके पूर्वज जीव भी थे, निर्जीव भी थे। तो ये जीव निर्जीव दोनों को, तो हम लोगों ने टोटम की लिस्ट भी बनाई थी। 13-14 टोटम या गोत्र इनके बीच में है, और तो वो टोटमवादी हैं, क्योंकि उससे वो अपने को जोड़ते हैं, उनको पूर्वज मानते हैं। निर्जीव से अपने को जोड़ के उसके पूर्वज मानना ये जनजातीय परंपरा का हिस्सा है। तो ये उसमें भी है, जैसे हम चौराट कह रहे हैं और हुरहुरिया कह रहे हैं, इस बहुत सारे आइंद हैं, बहुत सारे इस तरह के गोत्र हैं। दूसरा ये है कि गोत्र फिर विवाह किस प्रकार का है, गोत्र के अंदर विवाह करें या गोत्र के बाहर, एक्सोगैमी है या एंडोगैमी। तो ये एक्सोगैमस है। ये जहाँ भी टोटमिस्टिक क्लैंस होते हैं, यानी टोटमवादी गोत्र हैं, वो बाहर विवाह करते हैं। गोत्र के ही गोत्रों में विवाह नहीं करेंगे। एक गोत्र में विवाह जो है वो वही सोचे ना कि एक पूर्वज है और पूर्वज की सब संतान है। टोटम की परिभाषा भी, जो पूर्वज की संतान है तो सब आपस में भाई बहन मानते हैं। तो ये एक निषेध है, इस निषेध का भी सख्ती से पालन करते हैं। तो क्लैन भी टोटमिस्टिक है और वो भी एक्सोगैमस है, मानी बाहर विवाह करते हैं, क्लैन के अंदर नहीं करते हैं। तो ये वशिष्ठ संस्कृति का हिस्सा है। दूसरी, ये जो निवास करते हैं वो इनएक्सेसिबल रीजन्स में करते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में करते हैं, जंगल पहाड़ों में करते हैं, और इनके यहाँ संपर्क संकुचन भी देखने को मिलता है, यानी शाइनेस,
बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जनजातीय समाज में नहीं देखने को मिलता है। वो शाई होते हैं, संकोच करते हैं, आपको देखेंगे तो छिप जाएंगे या आपको देखेंगे तो वो तो आपसे बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में दिकू का एक रोल भी रहा है। बहुत पहले के जो लोग बाहर से आए उन्होंने इनको हमेशा ही थोड़ा तकलीफ ही दी है। और एक और भी रहा है कि जो लोग आते गए, जो डोमिनेंट ग्रुप से, ये जंगल पहाड़ों में अपने को बचाते गए और वहाँ रहते गए। तो ये सब चीज़ें इनके पार्ट पे दिखती है। उसके अलावा ये है कि रिसोर्स, जो संसाधन हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में मैं उसको कहता हूँ कि रिसोर्स बैकवर्डनेस है। मतलब संसाधन की कमी के अनुसार ये बहुत ही अति पिछड़े हैं, लेकिन जो सोच का हिस्सा है उसमें दुनिया को इनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगल को बचाते हैं, पहाड़ को बचाते हैं, पानी को बचाते हैं, और इनके पास कंज्यूमरिज्म कम है, उपभोक्तावादी संस्कृति कम है, जिससे सबको सीखने की ज़रूरत है। तो मैं इनको पिछड़ा भी बोलता हूँ। जनजातीय समाज में पिछड़ापन भी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इस पिछड़ेपन को मैं रिसोर्स के टर्म में कहता हूँ। संसाधनों की कमी है, इनकी जो सोच है, इनकी जो संस्कृति है, वो आज सबसे आगे रख रही है, दुनिया इनकी तरफ लौट रही है, लेकिन ये परेशान है, एक्सप्लॉयटेशन का भी शिकार है। और आप देखेंगे तो लोकुर कमीशन भी एक आया था, उसने भी कहा था कि बहुत सारे जो कोई जनजाति 2-3 स्टेट्स में निवास करती हैं, उनको देखना क्या उसी नाम से दूसरे स्टेट पे है, उस पैरामीटर पे भी आते हैं। लोकुर कमीशन ने जो कहा तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में भी है, इधर भी है। एक ही भूंइयर, जैसे कि गढ़वा इलाके में चले जाएं, रंका के इलाके में चले जाएं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे छत्तीसगढ़ में भी है और यहाँ भी है। वो भूंइयर वहाँ भी और यहाँ भी, जिनसे इनका रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन वहाँ वो सूचीबद्ध है, यहाँ वो सूचीबद्ध नहीं है। गुमला में भी यही चीज़ देखने को मिली। गुमला में कुछ क्षेत्रों में बहुत छत्तीसगढ़ के नज़दीक है और संबंध भी है, लातेहार में भी है। तो इस आधार पे भी अगर आज के समय में देखा जाए, लोकुर कमीशन को लेके लोग बातें करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ने पहले बात की थी, लेकिन लोकुर कमीशन ने एक जो डिस्टिंक्टिव बात कही कि कोई एक ट्राइब जो दोनों तरफ हो स्टेट के, और एक तरफ सूचीबद्ध हो तो दूसरी तरफ भी सूचीबद्ध करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो उस तरह भी इनका क्लेम बढ़ जाता है। तो अगर टोटलिटी में बोले तो इनका क्लेम शेड्यूल ट्राइब होने के लिए बहुत स्ट्रांग है। जी। और एक अंतिम सवाल रहेगा, जब हम लोग देखेंगे, जब सर्वे हुआ था भुइयार मुंडा समुदाय को, जब भुइयार मुंडा समुदाय को जब बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों से इनका माने कंपैरिजन किया गया और उसको बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट की हम बात करें, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ये घिरे हुए हैं? क्या उस व्यवस्था से पूजा पाठ करते हैं, संस्कृति मिलती है? क्या कहेंगे? एक मजेदार वो पहलू है बिल्कुल कि मैंने रिसर्च किया, TRI गवर्नमेंट ने हमको रिक्वेस्ट किया, हमने रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट दिल्ली गई, या दिल्ली में जो सेंसस का ऑफिस है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी हमारी क्लासमेट रही हैं, प्रतिभा कुमारी, अभी वहाँ बैठती हैं, और उन्हीं के कलम से रिपोर्ट निकली थी कि ये भूमिहार और मुंडा दोनों एक कैसे हो सकते हैं। उन्होंने भूंइयर को नहीं देखा बल्कि भूमिहार उसको रीड किया, जबकि भूंइयरी ज़मीन हमारे यहाँ होती है, खुटकट्टी ज़मीन होती है, तो उस एस्पेक्ट पे भी वो देख सकते थे। असल में हुआ क्या है कि जो भूंइयर है बेसिकली ये भूंइयर है, इन्होंने बाद में अपने नाम के साथ मुंडा भी जोड़ दिया कि यहाँ पे तो मुंडा मन है ना, जनजातीय पहचान के नाम पे मुंडा है, और बहुत सारे इनके जो फीचर्स हैं उन लोगों से भी मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों जो जोड़ने से समस्या हो गई। ये बेसिकली भूंइयर है, और ये भूंइयर है, और ये भूंइयर के तौर पे अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये ना शेड्यूल ट्राइब है, ना शेड्यूल कास्ट है, और शायद क्या मुझे पता है कि OBC लिस्ट में भी नहीं है। भूंइयार वहाँ पे है, भूंइयर नहीं है। तो बहुत आयरनिकल है कि अगर ये कोई शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नहीं हो, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं हो, OBC की लिस्ट में नहीं हो, तो ऑब्वियस है कि वो जनरल कास्ट है और सर्ण जातियों की लिस्ट में। तो ये उनके साथ मतलब ये बहुत बड़ी त्रासदी है इनके साथ, बहुत बड़ा अन्याय है इनके साथ। और इसको करेक्ट करने के लिए सरकार ने जो लीडर्स हैं, जो समाज के सजग लोग हैं, इन्होंने पिटीशन दिया सरकार को। TRI ने हमको उस प्रोजेक्ट को
हैंडल करने के लिए कहा, हमने रिकमेंडेशन भी भेजा। डायरेक्टर भी जो उस समय के थे या टीआरआई के लोग जो है वो बहुत सहमत हैं, उनका मानना है कैसा, वो दिल्ली में जो रुक गया, फिर एक क्लैरिफिकेशन आया, क्लैरिफिकेशन भी मैंने दिया कि नहीं बेसिकली वो सारे ट्राइबल फीचर्स को ये सेटिस्फाई करते हैं और जो पहला रिकमेंडेशन था शेड्यूल ट्राइब के लिए वो स्टैंड करना चाहिए। और झारखंड के भी जो मंत्री हैं, मेलेज हैं, वो भी इनके साथ सिंपैथेटिक और बातों को समझते हैं। तो इस क्षेत्र के जो सारे लोग हैं, झारखंड राज्य के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इतिहासकार हैं और जो प्रशासक वर्ग है, जो विधानसभा के लोग हैं, सदस्यगण और दूसरे जो एमपीज वगैरह भी, वो सब हम लोग के इस सेंटिमेंट के साथ हैं कि ये ट्राइब हैं लेकिन इनको शेड्यूल ट्राइब बनना चाहिए। मैं ये कहूँगा ये ट्राइब तो हैं लेकिन इनको शेड्यूल ट्राइब बनना है। ये जनजाति हैं लेकिन इनको अनुसूचित जाति करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इसके बगैर इनके समस्याओं का समाधान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि सिर्फ नौकरी, तो नौकरियां तो घट रही हैं, लेकिन जिस तरह ट्राइबल सोसाइटी में वृद्धा पेंशन 50 वर्ष में मिलती है, इनको 60 वर्ष में मिल रही है, जबकि ये भी जल्दी एजिंग के शिकार है। 50 वर्ष में क्यों दी गई? क्योंकि एजिंग के शिकार हैं, इनके पास उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं है, या जो पहले भी जो एक अच्छी डाइटरी पैटर्न ये फॉलो करते थे, तो जो जंगल पहाड़ों में बदलाव हुआ, जंगल भी, और इनके बहुत सारे बच्चे माइग्रेट कर गए हैं, सीजनल माइग्रेशन में जाते हैं, साल में 6 महीना बाहर हैं, फिर आते हैं, तो इनके पास खेती करने के लिए भी लोग नहीं है। तो जो दाल पहले होती थी वो दाल तक भी ठीक से वो उत्पन्न नहीं कर पा रही, इन्हें प्रोटीन भी इनके पास पूरी नहीं। चावल, भात, माड़ भात और पुटुल का साग है, क्योनार साग है, इससे, या कटहल की सब्जी हो गई, इससे अपना काम चला रहे। तो एजिंग तो होगी ही, तो इनको भी तो वही मिलना चाहिए जो दूसरे लोगों के 50 वर्ष पे यहाँ के लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो 50 वर्ष में वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब नहीं है। अब दूसरे देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है जो ट्राइबल सोसाइटी को मिल रही है उससे भी ये वंचित हैं। तो नौकरियों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो गांव घर में भी इनको सही तरह से बसने के लिए और इनकी सम्मानजनक जिंदगी के लिए ये जरूरी हो गया है कि इनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाए या इनका शेड्यूल ट्राइब के तौर पर इनकी लिस्टिंग की जाए। एलिजिबल है जी, बिल्कुल एलिजिबल है जी। खासतौर पे हम बात कर रहे हैं भुइयर मुंडा समुदाय की, जो मुंडा समुदाय की ही उपजाति मानी जाती है। और भुइहर मुंडा समुदाय के अगर हम खतियान की बात करेंगे तो क्या भुइहर खतियान भुइहर नेचर की जमीन के तौर पर ये लोगों का आरएस में भी दर्ज है? ये भुइहर है, 1932 के खतियान में भुइहर है और कौम के नाम पे कहीं कहीं मुंडा लिखा गया है, अदरवाइज भुइहर ही कहा गया है। जब भुइहर कहा गया तो उस लिस्ट में नहीं मिल रहा है। ये जब तक बिहार था तो आसानी से काम चल गया क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हुई थी। और दूसरी चीज देखिए, मैंने बहुत जगह देखा जो पंचायत के मुखिया वगैरह बहुत सिंपैथेटिक है, जनजातीय समाज के कोटे में जो कुछ भी है वो इनको देते हैं, लेकिन वो मुझसे कहते रहते हैं कि कब तक हम कर पाएंगे, हमको पता है ये मेरे भाई है, मेरे साथी हैं, लेकिन हम कर कब तक पाएंगे, क्योंकि स्कीम्स जो आती हैं वो लिमिटेड आती हैं और इनकी वांस ज़्यादा है या इनके लिए और ज़्यादा बड़ा एलोकेशन होना चाहिए। तो यहाँ तो कर रहे हैं, सारा सेंटिमेंट इनके साथ है, लेकिन आगे दिक्कत हो जाती है। और उस खतियान में भी कौम के तौर पर भुइयाँ दर्ज हैं, ये भुइयाँ दर्ज है और मुंडा या दूसरी कोई जाति के तौर पे दर्ज नहीं है, उसी से इनकी समस्या हो। यानी भूमिहार समुदाय से बिल्कुल लोगों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं। ये तो एक, जब जिसको कुछ पता नहीं, भुइयारी जमीन तो यहाँ भी होती थी ना, खुटकट्टी जमीन यहाँ भी होती थी और इनको फर्स्ट सेटलर भी कहा गया। बहुत सारे क्षेत्रों में तो ये जंगल काट के खुद बसे हैं और कभी कभी तो जंगल काट के, बहुत समय पे जंगल काट के समतल करके कुछ दिन रह के आगे चले जाते थे और उड़ाव बस्तियां बस जाती थी। तो ये फर्स्ट सेटलर हैं। भुइयार के माने भी हो गया कि पहला प्रथम बाशिंदा, ये इस तरह का हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। तो भुइयार से इनका कोई मतलब नहीं है, भुइयार बिहार की संस्कृति का हिस्सा है, यहाँ इससे कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है जी। खासतौर पे हम भुइयार मुंडा समुदाय के लोगों से वार्ता करें, खासतौर पे जो रिसर्च करने पहुंचे हुए हैं अभी, तो वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय के शहीद वीर बुधु भगत के नाम पर अभी विश्वविद्यालय से पहुंचे हुए हैं, उनकी पूरा टीम पहुंचा हुआ है। खासतौर पे भुइयार मुंडा समुदाय के सारा चीज अनुसूचित जनजाति पहले से भी सूचीबद्ध है, अन्य अदर स्टेट्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए लगातार रिसर्च भी की जा रही है और वास्तविक रिपोर्ट जो वर्तमान
परिस्थिति स्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट भेजने वाले हैं। तो और- क्या कहेंगे, अभी आर्थिक स्थिति से पूरे पिछड़े हुए हैं ये लोग? और एक चीज देखिए, हाँ। जैसे कोई भी समाज जो, और ये हिंदू भी नहीं है, हिंदू भी नहीं। ये हिंदू भी नहीं, इनकी जो संस्कृति है वो हिंदुआइज नहीं है, हिंदुत्व का बहुत कम प्रभाव हुआ है, जबकि गुमला जिले में बहुत सारा काम हिंदू जी, बहुत करते हैं, फोर्सेज करते हैं। लेकिन आप देखिएगा तो मैंने, इनका मसना है, मसना जब आप मसना समझ, है। मसना इनका है, जी। और जहाँ मसना है इसके मानिए बरियल जो करते हैं, ये गाड़ते हैं मृतकों को, इनके यहाँ कहीं जलाने की परंपरा नहीं है। हड़गड़ी ससंदरी टाइप। नहीं, मसना है, ये जलाते हैं, जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो पहला तो बरियल है इनके पास, तो बरी करते हैं, दफनाते गाड़ते हैं, तो जनजातीय समाज की बहुत बड़ी पहचान हो जाती है। और दूसरा ये है, तो भूमिहार होने का कोई मतलब ही नहीं है, या जो भी है पिछड़ी जो हिंदू जातियां उनसे भी भिन्न है, क्योंकि हिंदुओं की पिछड़ी जातियां भी जो हैं वो भी अपने मृतकों को गाड़ती हैं, ये गाड़ते नहीं, ये दफनाते हैं, इनका अपना मसना है। और बहुत जगह इनकी हरगड़ी भी है, जैसे माइल पे भी हमने देखा कि हरगड़ी है, और बहुत बड़ी बड़ी जो है ये, और क्या कहते हैं उसको, महापाषाण करके जो संस्कृति रही है, जो अपने मृतकों को गाड़ने के बाद बड़े बड़े पत्थर लगाते हैं, वो भी जो मुंडा समाज की संस्कृति रही है। तो इनके जो बैगा है उनका जो स्थल होता है दफनाने के बाद, वो उसकी हरगड़ी करते हैं। तो दो कंसेप्ट समझना है, मसना मानी जनरल एक जो बरियल प्लेस है, और हरगड़ी जो है वो इनका एक तरह से महापाषाण की संस्कृति से मिलता जुलता स्वरूप है। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किया है, जंगल पहाड़ों में इनके वो स्थल हैं, और ज़्यादा स्थल जो है वो लंबे वाले पत्थर के हैं, लंबे वाले पत्थर के हैं। एक क्या खासतौर पे देखा जाता है जब हम लोग ट्राइब्स की बात करेंगे, जी। तो बोली भाषा का बहुत महत्वपूर्ण जी। मायने रखता जी। है। तो जैसे मुंडा समुदाय के जैसे उपजाति हो गए, भैयर मुंडा, तो क्या कहेंगे, क्या अलग अलग जगह बसने के कारण ये अपना मुंडारी भाषा की क्या कहेंगे, इनकी क्या कुछ भाषा? नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए, भाषा बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, इस बात पे लोग थोड़ा सशंकित हो रहे हैं। लेकिन आपके सामने, आप जहाँ हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ किसान है, नगेसियाँ हैं, उनके पास तो अपनी कोई सादरी के अलावा कोई भाषा नहीं है। जी बिल्कुल। असुरों की असुरी है, बिरजियालों की बिरजुली है, लेकिन सादरी सबके साथ है, नगपुरिया भाषा सबके साथ है। तो इनके पास भी वही सादरी भाषा है, और ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है बताना कि इनकी कोई पुरानी भाषा थी जो ये छोड़ दिया, धीरे धीरे। हाँ, छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कोई डिस्क्वालीफाइंग फैक्टर नहीं हो सकता है। और झारखंड में जो लिंगुआ फ्रैंका है, जो संपर्क भाषा है, वो सादरी रही है, इनकी अपनी भाषा भी सादरी है और संपर्क भाषा भी सादरी है। तो उस ग्राउंड पे जब एग्जिस्टिंग ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसमें भी समुदाय हैं जो सिर्फ और सिर्फ सादरी ही बोलते हैं, तो उस ग्राउंड पे इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी मैट्रिक्स के हैं। तो भाषा तो इनकी सादरी है, लेकिन बहुत सारे समुदायों की भाषा सादरी है। और एक अंतिम सवाल रहेगा, हम देखते हैं कि अविभाजित बिहार में ये शेड्यूल ट्राइब्स में थे, जैसे ही अलग झारखंड राज्य बना, ये इस तरीके से पिछड़ी जाति मैंने जनरल बना दिया। तो क्या कहेंगे, क्या इसमें सरकार की भी भूल हुई है? नहीं, सरकार की भूल की बात नहीं है। हुआ क्या है कि 1950 में जो लिस्टिंग हुई थी उसमें ये छूट गए। मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ। 1950 में जो लिस्टिंग हुई थी इसमें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ये नहीं आए, तो भूइंयर उस समय लिस्ट में नहीं आए। लेकिन बिहार जो बना तो उसमें इशू हो रहा था, सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, और वो सर्टिफिकेट इसलिए इशू हो रहा था कि वो जानते थे बहुत सारे लोग कि ये जनजातीय समाज है, मुंडा संस्कृति से मिलता जुलता समाज है, तो भूइंयर को ही शेड्यूल ट्राइब भी माना जाता था। और होता क्या है कि जो मुखिया है, जो विलेज फंक्शनरी हैं, जो गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्निशन देती, उनके रिकमेंडेशन पे वो लिस्ट बनती थी। तो लिस्ट में नहीं थे, लेकिन लोकल लेवल पे बीडीओ हमेशा इनको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट इशू करते रहते थे, और यही हुआ। तो मैंने कहा कि 92 में भी जो सर्वे हुआ उसमें भी इन लोग को लगने लगा, जो सजग हुए लोग, कि भाई हमारा तो कहीं नाम ही नहीं भूइंयर के तौर पे, शेड्यूल ट्राइब पर लिस्टिंग नहीं है, जबकि हमारे ट्राइब का जिसको जाति प्रमाण पत्र का है वो मिलता रहता था। आप वो समझिए प्रोसेस को, कि विलेज फंक्शनरी जो मुखिया है उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया,
आज भी तो ये है ना कि मुखिया बताएंगे कि कौन लोग जनजातीय संस्कृति का पालन कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उन्हीं को जनजातीय समाज के सदस्य होने का सर्टिफिकेट इश्यू होगा। जी ये बात है ना। जी तो उस आधार पे ये जनजातीय लोग थे और उस आधार पे मुखिया रिकमेंडेशन देते थे और ब्लॉक के बीडीओ उसको इशू करते थे। लेकिन झारखंड बनने के बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई और बाबूलाल जी के समय भी थोड़ा ये एक समस्या हो गई, तो उस समय से उस ज़्यादा देख सुन करने लगे लोग, ज़्यादा फॉर्मल हो गया, उसको मैं कहूँगा बहुत औपचारिक हो गए। तो अनौपचारिक जब तक थे तो इनके साथ पूरी सिंपैथी थी और ये सबको समस्या नहीं होती थी। और ये भी थोड़ा सजग हुए ये बड़े पैमाने पर कि भाई हमको सर्टिफिकेट पाना है और उधर औपचारिकता बढ़ गई। उस औपचारिकता में फिर ऑनलाइन प्रोसेस आ गया, तो कहीं ना कहीं इनको समस्या होने लगी। जब लिस्ट खंगाली गई तो इसमें इनका कहीं नाम नहीं था, ना शेड्यूल कास्ट में था, ना ट्राइब में था, ना ओबीसी में था। तो अब ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार लोग हो गए और सरकार के भी लोग मजबूर हैं क्योंकि लिस्ट में नहीं है तो BDO-CO इशू नहीं करने लगे। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से आप देखेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया से जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको समस्या हर जगह हुई है। और अभी की आपको छोटी सी मिसाल बताते तो ये किसी लिस्ट में पहले ही से नहीं थे और छूट गए थे, सजग नहीं थे, या जिनको करना था, जो सत्तासीन लोग हैं जिनको करना था, चाहे 1932 की बात हो, 92 की बात हो, जब भी है तो इनको करना था। अब सरकार जागी है, सरकार ने तो, राज्य सरकार ने प्रयास किया है। इन्होंने जो पिटीशन दिया TRI को, TRI ने हमसे एंथ्रोपोलॉजी के तौर पे तो हम लोगों को इनसे पूरी वो भी रहती है, हम सिंपैथी भी रहती है, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है, तो हमने एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके रिकमेंडेशन भेजा, यहाँ से उसको ओके करके दिल्ली में भेज दिया। दिल्ली की सरकार ने इसको रोक रखा या इस पे जो एक क्लैरिटी नहीं हुई, जैसे भूमिहार जो आपने कहा, तो वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो वहीं से आई थी। तो राज्य सरकार के स्तर पे कहीं कोई कमी इसमें नहीं है, सबकी सिंपैथी है, तो ये लिस्ट में नहीं थी। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, अभी सारी बॉल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, ये लिस्ट में नहीं थी। हम एक देखेंगे इसके, जब हम लोग इतिहासकार पे भी जाएंगे तो हम यहाँ से कोई लेना था। जी 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 जी, पृष्ठ संख्या वो भी पता है वो। हाँ, वो बरवे छिछाड़ी रीजन में पहले भी लिखा है कि भुइंयर लोग हैं और ये ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो अंग्रेज राइटर्स ने तो लिखा, लेकिन 1932 में उन्होंने भी छोड़ दिया, इसी वजह से इनकी समस्या हो गई। खासतौर पे आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध होता है आदिवासी समुदाय। खासतौर पे जब उनकी परंपरा, बोली भाषा, संस्कृति अगर पूरा मिलता है, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत अभी भी कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण जी इनकी जो आवाजें हैं, इनकी जो पहचान है वो लगातार कहीं ना कहीं दबी रह गई। लेकिन अभी वर्तमान में लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से रिसर्च आप लोग भी कर रहे हैं और पूरा टीम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार भी अवगत बहुत जल्द होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या लगता है? अब राज्य सरकार तो में क्लैरिटी है और सेंटर में भी कोई, हमको नहीं लगता है कि सेंटर भी इनके खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है इनके, कोई इनका ना विरोध में है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे इस तरह का एक जो खोज जो संस्कृति है, नहीं खोज परख करने की जो संस्कृति है, उसमें इस तरह का संवाद आ जा रहा है कि भुइंयर और भुइंहार में क्या फर्क है और क्यों है। अदरवाइज शायद हम लोग एक बार और लगे तो होगा। ये और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुंडा लोगों की इसी पीरियड में मुंडा उपजाति के तौर पे पातर मुंडा जो है उनका हो गया इंद्राज, ये लोग रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगे उस पे मैं आशावादी हूँ कि उस पे केंद्र सरकार भी संज्ञान लेके इस भूल को सुधार करेगी और इनको सूचीबद्ध करेगी। जी, मैं SM अब्बास, विभागाध्यक्ष मानव शास्त्र विभाग, वीर शहीद बुधू भगत विश्वविद्यालय के है, या अभी जो नाम है कि DSP MU रांची, जो पहले रांची कॉलेज थे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सबका आभार। तो खासतौर पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च हो रही है, एक और सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार शेड्यूल ट्राइब्स का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण यह समुदाय, भुइंयर मुंडा समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की ओर है। जहां एक और लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी ओर यह समुदाय धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहा है। इसीलिए आज पूरा टीम, आज खासतौर पे शहीद वीर बुधू भगत
यूनिवर्सिटी से कई छात्र भी, पीजी के स्टूडेंट वो भी पहुंचे हुए हैं, खासतौर पे जो विभाग अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं हमारे साथ। इस खास खबर के लिए जुड़े रहिए ताकि जो भूंइयर मुंडा समुदाय है इनको उनका पहचान मिले, उनका आदिवासी के रूप में ये चिन्हित हो, क्योंकि वे उनके हकदार हैं और लगातार अपना पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।